हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन, गुड। चलिए, हम लोग बच्चों क्या बात कर रहे थे? सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। 4 वीडियोस अपन दे चुके हैं, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने किसकी बात की थी बच्चों? कैटालिसिस की बात की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कैटालिसिस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बताया था, याद है कुछ? हमने आपको बताया था 2 तरह के कैटालिसिस होते हैं, होमोजेनस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनस कैटालिसिस। आज बच्चों हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस और एंजाइम कैटालिसिस की बात करते हैं। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल केमिस्ट्री डेज में। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती थी। ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी कहती थी कि आपके कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें हो सकता है? गैस या फिर लिक्विड फॉर्म में, जिसमें भी हैं, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जो आपकी सॉलिड कैटालिटिक सरफेस है उस पर आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की सरफेस पर इंक्रीज हो जाती है, जिससे रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी इंक्रीज हो जाती है। और क्या बात कह रहे हैं ये कहते हैं एब्जॉर्प्शन जो है, हम अच्छे से जानते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जानते हैं अपन लोग सब, जिसके कारण हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है हीट। ये जो हीट है ये यूटिलाइज हो रही है किसमें? रेट ऑफ द रिएक्शन को एनहांस करने में आपकी यूटिलाइज हो रही है। ये कौन बताता है? ये ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी कहती है। क्लियर? अब आती है हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, हम किसमें पढ़ चुके हैं? काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, समझ में आ चुकी थी वो, ठीक है। अब आती है आपकी मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है? देखिए, मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी जो है ये ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है? ये बताती है कि पहले क्या होता है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, उनकी बॉन्डिंग बनती है और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। देन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपका? क्या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है आपका? डिकम्पोज हो जाता है, और उसके बाद आपका कैटलिस्ट एज इट इज मिल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका? प्रोडक्ट बन जाता है। सिंपल ये मॉडर्न थ्योरी कहती है। इसके कुछ स्टेप्स है मॉडर्न थ्योरी के, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न थ्योरी के स्टेप्स देख लेते हैं, इसको तो हम रफ कर दें अब तक। देखिए स्टेप्स में क्या देखते हैं अपन? फर्स्ट स्टेप आता है इसका मॉडर्न थ्योरी का, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस स्टेट और इन द लिक्विड फॉर्म, कहाँ? सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। इसको अगर अपन डायग्रामेटिकली भी समझें तो कैसे समझेंगे? मान लीजिए ये आपका कोई इस तरह से मान लें अपन, ये कैटलिस्ट है, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइड्स हैं, सरफेस है, ठीक है। अब हमने कहा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? डिफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ पर? कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर मैं इससे बनाऊं
ए और बी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसकी सरफेस पर आकर डिफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन। ठीक है, सेकंड, डिफ्यूजन के बाद आता है एड्सॉर्प्शन। देखिए एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो कि सरफेस पर कैटलिस्ट की सरफेस पर डिफ्यूज हुए हैं, वो क्या हुए आपके, उनके बीच में लूज बॉन्डिंग बन जाती है, लूज बॉन्डिंग हो जाती है, यानी कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये एड्सॉर्ब हो जाते हैं कहाँ, आपकी कैटलिस्ट की सरफेस पर। अगर हम इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो इधर बना दो इसको, ठीक है। ये जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, लूजली बॉन्डेड हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, क्या हुआ ये, यहां से लिख लेते हैं वन, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, थर्ड, थर्ड पॉइंट आता है आपका, इसके बाद क्या हुआ, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये जो आपके आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये किसके टाइट बॉन्डिंग हो जाती है इसके बीच में, और इंटरमीडिएट किसके बीच में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में और कैटलिस्ट की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में क्या हो जाती है, टाइट बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या बन जाता है, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इसको हम ऐसे बना दें, नेक्स्ट बना दें, नेक्स्ट इस तरह से कर दें इसको, यहाँ पर क्या होगा, ये इस पेन से बनाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये टाइट बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, ये लीजिए, ये क्या बना आपका, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, डिसॉर्प्शन। ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है फिर क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट की सरफेस एज इट इज हमें मिल जाती है, प्रोडक्ट अपना रिलीज हो जाता है और कैटलिस्ट की फ्रेश सरफेस हमें दोबारा मिल जाती है नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको भी अगर अपन बनाना चाहें तो देखिए, कहाँ बनाएंगे, यहाँ बना देते हैं इस तरह से, ये मिल गया अपने को, और प्रोडक्ट एज इट इज, ये प्रोडक्ट बन गया ए बी, और ये कैटलिस्ट हमको एज इट इज वापस मिल गया। ठीक है, कैटलिस्ट सरफेस हमको एज इट इज मिल गई। क्लियर, बात समझ में आ गई। सबसे पहले तो डिफ्यूजन हुआ, उसके बाद क्या, सॉरी यहाँ पर सबसे पहले तो डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के बाद एड्सॉर्प्शन हुआ, एड्सॉर्प्शन के बाद इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना, देन उसके बाद प्रोडक्ट आपका डिसॉल्व होकर निकल गया है, और आपका बच्चा क्या, आपका कैटलिस्ट की फ्रेश सरफेस हमको एज इट इज मिल गई है। तो मॉडर्न थियरी के अकॉर्डिंग, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थियरी के अकॉर्डिंग हम पूरे हेट्रोजेनस कैटालिसिस की मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर आ गई, समझ में आ गई। चलिए रब कर दें इसको, नोट डाउन कर दिया सबने, चलिए इसको हम रब कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ले लीजिए, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, देखिए कुछ नाम से समझ में आता है बेटा, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब हमको शेप, कुछ साइज उसकी क्या होती है, स्पेसिफिक होनी चाहिए।
शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब क्या होता है? ऐसी कैटालिटिक रिएक्शन विच डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन दोनों पे डिपेंड करती हैं। ऐसी रिएक्शंस को, ऐसी कैटालिटिक रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है, कैटलिस्ट का जो एग्जाम्पल है वो जियोलाइट है। जियोलाइट इसमें क्या होता है? ऐसा ही इसका फ्रेमवर्क पूरा नेटवर्क होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपका हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हनी कॉम्ब कभी देखा है बच्चों आपने? मधुमक्खी का छत्ता देखा है? नहीं देखा कभी, पास ही जाने की हिम्मत नहीं होती है ना, दूर से ही देख लिया। कभी मौका मिला तो देखना। मधुमक्खियों के छत्ते में क्या है कि आपने अभी कभी उसको देखा होगा तो उसमें कैविटीज होती हैं, और कैविटीज में आके क्या होते हैं, मधुमक्खी जो होती है वो उसमें आके बैठ जाती है। इट मीन्स मधुमक्खी की जो साइज है वो कैविटी की साइज के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, तभी तो आके बैठेंगे और निकल जाएंगे इसमें से। उसी तरह से ये जो जियोलाइट होता है ये पोरस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसका कैविटीज होती हैं। इसमें पर्टिकुलर वही रिएक्शंस हो सकते हैं जिनमें रिएक्टेंट की साइज क्या होनी चाहिए आपकी, ये जो कैविटी है इनकी साइज से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइज क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया? शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। यानी कि आपका जो कैटलिस्ट है उसकी पर्टिकुलर एक साइज है, उसको पोरस है, कैविटीज टाइप की साइज है, उसकी शेप है, सॉरी कैविटीज टाइप की शेप है, और आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी साइज जो है वो जो कैविटीज है उनके कंपैरिजन में छोटी होनी चाहिए। इसलिए हमने इसका नाम दे दिया शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। ठीक है, जिसमें जियोलाइट जो अपन यूज करते हैं। जनरली ये जो आपका कैटलिस्ट है ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें काम में लिया जाता है। उसमें क्रैकिंग और आइसोमेरिज्म जो रिएक्शंस होती हैं उनमें ये कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं, जियोलाइट यूज किया जाता है। क्रैकिंग का मतलब समझते हैं ना बेटा? क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? जो आपके लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको क्रैक किया जाता है, छोटे हाइड्रोकार्बन्स में आपका चेंज किया जाता है। आइसोमेरिज्म तो आप समझते ही हैं, तो उनमें जियोलाइट का यूज किया जाता है। इसका जियोलाइट का भी एक एग्जाम्पल है ZSM5। ZSM5 जिसको यूज किया जाता है किसमें? गैसोलीन या पेट्रोल बनाने में यूज किया जाता है फ्रॉम द एल्कोहल। और कैसे बनाता है ये? उसका डिहाइड्रेशन कर देता है, एल्कोहल के OH और H जो है वो निकल H2O निकाल देते हैं और उसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बन जाता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। ठीक है, तो गैसोलीन बनाने के काम में लिया जाता है ZSM5 एल्कोहल। छोटे छोटे कई बार एमसीक्यूज में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। जियोलाइट्स आ जाता है, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए इनमें क्या क्या यूज करते हैं अपन। क्लियर, समझ आ गया ये सब? ठीक है, नेक्स्ट करें अपन, रब कर दें इसको। चलिए इसको तो हम रद्द कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एंजाइम कैटालिसिस। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बेटा लेकिन आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंजाइम कैटालिसिस, इसको भी रब कर देते हैं। एंजाइम कैटालिसिस, देखिए प्लांट्स और हमारी जो बॉडी है इसके अंदर बहुत सारी हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, दे आर कैटेलाइज्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ द कैटलिस्ट। कुछ जो हमारी अंदर जो रिएक्शंस चल रही है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती है हमारे अंदर, तो वो जो रिएक्शन है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, वो क्या है? वो कैटेलाइज्ड होती है एक स्पेशल टाइप के कैटलिस्ट से। वो जो स्पेशल टाइप के कैटलिस्ट होते हैं उनको हम एंजाइम्स कहते हैं, और वो जो एंजाइम्स होते हैं ये इनको एंजाइम्स कहते हैं। अब चूंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं इसलिए इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। बायोकेमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम क्या होते हैं? इसका मतलब बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। अब हम कहें केमिकली एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकली अगर हम देखें इनका
तो केमिकली एंजाइम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है और ये प्रोड्यूस्ड कहाँ होते हैं, हमारे लिविंग प्लांट्स और हमारी एनिमल बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शन देखो, एक ले लेते हैं हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर ले लो, C12H22O11 H2O, क्या बनेगा बच्चों, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज। ये एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है, केन शुगर इट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दूसरी रिएक्शन लो, जिसमें ग्लूकोज जो है कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल CO2 एक्वस। एंजाइम कौन सा है बच्चों, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में आपका ये जो ग्लूकोज है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इथाइल अल्कोहल में और CO2 में। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल्स हुए, अपने एंजाइम्स के। और ये रिएक्शंस कौन सी कहलाती हैं, आपकी बायोकैटालिटिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, अब एंजाइम की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो बच्चों ध्यान से सुन लो आप, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट लिखिए, हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, इनका एक ही मॉलिक्यूल है, करीब करीब 1 मिलियन रिएक्शंस जो है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनको ये कैटेलाइज्ड कर सकता है। आप सोचो कितना जबरदस्त ये एफिशिएंट है। एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ये रिएक्ट कैटेलाइज्ड कर सकता है। तो ये जो है एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2 लिखिए, हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर एक जो कैटेलिस्ट है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज कर सकता है। हर एक कैटेलिस्ट हर रिएक्शन में काम नहीं आ सकता, यानी कि एक रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एक ही कैटेलिस्ट बना हुआ है, एक के लिए एक बना हुआ है। ये जो कैटेलिस्ट है वो दूसरे में काम में नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसे कहते हैं स्पेसिफिक। उस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर उसी कैटेलिस्ट को यूज किया जाएगा, उसी एंजाइम को यूज किया जा सकता है। वो जो एंजाइम है दूसरी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकता, इसको कहेंगे हाईली स्पेसिफिक। क्लियर। नंबर 3 लिखिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। टू 98 केल्विन टू 310 केल्विन, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से एंजाइम वर्क करता है। अगर इससे टेम्परेचर कम हुआ तो भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 310 केल्विन। तो बॉडी टेम्परेचर पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच 5 to 7 pH पर ये ऑप्टिमम वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट 5th, एक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी बाय प्रमोटर्स। अगर हमने प्रमोटर्स इसमें डाल दिए हैं, हम कहते हैं ना, हम रिएक्शन हम अपने क्या कहते हैं, कुछ विटामिन या कुछ ऐसे ले लेते हैं तो हमारी क्या होती है, रिएक्शन फास्ट हो जाती हैं। तो प्रमोटर की प्रेजेंस में इनकी जो रिएक्शंस हैं वो फास्ट हो जाती हैं। तो इंक्रीज द एक्टिविटी विद द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर्स। नेक्स्ट लिखेंगे, डिक्रीज द एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन। आप देखते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं तो कुछ दवाई ले लेते हैं, ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, उससे क्या होता है, हमारी अंदर की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। इसका मतलब एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, जो ये कैटेलाइज रिएक्शंस होती हैं, ये पॉइजन्स के कारण की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो पॉइजन्स की प्रेजेंस में इनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये क्या है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर, समझ में आ गया।
एक इनके मैकेनिज्म और देख लीजिए लास्ट में, ये तो मैं रब कर देती हूँ, कर दो रब, मैकेनिज्म और लिख लीजिए। तो नेक्स्ट लिख लीजिए आप मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस। मैकेनिज्म सिंपल सी है बच्चों इनकी। मैकेनिज्म में हम देखते हैं, देखो मैकेनिज्म में क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम जो है, एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें इसके सरफेस पर स्पेसिफिक शेप होती है, कुछ स्पेसिफिक कैविटीज होती हैं। वो जो कैविटीज होती हैं उनकी शेप और साइज बहुत ही स्पेशल होती है। उसमें कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें क्या होती है, वो एक्टिव साइट्स होती हैं। उनमें क्या होता है, आपके जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उसके अंदर आ जाते हैं और फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, देन दे डिकम्पोज इनटू द फाइनल प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसे हम लॉक एंड की सिस्टम भी कहते हैं। लॉक एंड की सिस्टम का मतलब समझते हैं, आप जानते हैं ना, हर एक लॉक में हर एक की जो है वो फिट नहीं होती, पर्टिकुलर एक लॉक के लिए एक की होती है, उसी में सेट होती है। इसी तरह से हर एक एंजाइम में हर एक सबस्ट्रेट जो है, हर एक रिएक्टेंट जो है वो फिट नहीं हो सकता। आप करके देखिए, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे ये कोई अपन रिएक्टेंट एंजाइम ले लेते हैं, कोई इस तरह का ये कोई एंजाइम है और ये हो गया आपका सबस्ट्रेट। ठीक है, क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट बन जाता है। ये तो हम बना दें अब एंजाइम इस तरह से, ठीक है, और ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट इस तरह से, ये लीजिए। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया वापस, अब एंजाइम तो हमको एज इट इज मिल गया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट, ये मिल गया हमारे पास एंजाइम। तो रिएक्शन क्या हुई, सिंपल हमारी, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स आउट एंजाइम सबस्ट्रेट, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना और ये प्रोडक्ट और एंजाइम एज इट इज हमें मिल गया, इसकी एक्टिव सरफेस हमें मिल गई। सिंपल सी रिएक्शंस हैं। लॉक की सिस्टम है, यानी कि जब तक इसकी शेप इस रिएक्टेंट की ऐसे नहीं होगी तब तक ये इसमें सेट नहीं हो सकता, जब तक इसकी सेट नहीं होगा रिएक्शन नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको लॉक एंड की सिस्टम कहा था। क्लियर, आगे बात समझ में बच्चों। तो ये कैटालिसिस वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा कोलाइडियल का पार्ट आएगा, जो कि हम नेक्स्ट आपके वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसको। क्लियर, समझ आ रहा है सब कुछ? अगर आता है बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और है बच्चों कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, जो कि हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं आपके, उन्हीं का लिंक मैंने इसमें वीडियोस में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उनको भी एक बार ज़रूर देख लेना। वो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं कहीं ना कहीं वो आए हुए हैं, नीट में, जेई में, या फिर आपके बोर्ड में आए हुए हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, तो उनको ज़रूर देख लेना आप लोग, एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।